Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट पेपर फर्स्ट का। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक है ताप का ऊष्मागतिक पैमाना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ताप का ऊष्मागतिक पैमाना वह मापक्रम है जो कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति अथवा इसके किसी तापमापी गुण पर निर्भर नहीं करता। ताप का जो ऊष्मागतिक पैमाना है वो कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति और उसके किसी भी तापमापी गुण पर निर्भर नहीं करता। साधारणतः उपयोग में लाए जाने वाले तापमापी है जैसे पारा तापमापी, प्रतिरोध तापमापी या ताप युग्म तापमापी में ताप के पैमाने प्रयुक्त कार्यकारी पदार्थ के तापमापी गुण जैसे ऊष्मीय प्रसार हो गया, विद्युत प्रतिरोध, ताप, विद्युत वाहक बल आदि पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो साधारणतः उपयोग में लाए जाने वाले तापमापी जैसे पारा तापमापी है, प्रतिरोध तापमापी या तापयुग्म तापमापी में ताप के पैमाने और जैसे प्रयुक्त कार्यकारी पदार्थ हो गया उसके तापमापी गुण जैसे ऊष्मीय प्रसार, विद्युत प्रतिरोध, ताप विद्युत बल आदि पर निर्भर करता है। तो विभिन्न कार्यकारी पदार्थ के विभिन्न तापमापियों से नापे गए ताप आपस में मेल नहीं खाते। यद्यपि आदर्श गैस पैमाने पर जो नापा गया सभी ताप है वो आपस में मेल खाते हैं, लेकिन जो आदर्श गैस है वो एक आदर्श पैमाना है। व्यवहार में इसे प्राप्त करना असंभव है क्योंकि कोई भी गैस है वो पूर्णतः आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं करती है। हम पढ़ चुके हैं कि कार्नो के प्रमेय के अनुसार जो उत्क्रमणी इंजन की दक्षता है वो केवल स्रोत व सिंक के तापों पर निर्भर करती है। ये हम कल पढ़ चुके थे। चाहे उसका जो कार्यकारी पदार्थ है वो कुछ भी हो, इसे आधार मानकर जो लॉर्ड केल्विन ने एक ऐसे ताप पैमाने की कल्पना की जो किसी भी कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। हम पढ़े थे कि जो कार्नो का प्रमेय है उसमें कार्नो प्रमेय के अनुसार जो उत्क्रमणी इंजन की दक्षता है वो केवल स्रोत व सिंक के तापों पर ही निर्भर करती है, चाहे उसका कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो। इसे आधार मानकर जो लॉर्ड केल्विन थे उन्होंने ताप पैमाने की कल्पना की जो किसी भी पदार्थ की कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। सांस लेते इसे केल्विन का ताप का परम पैमाना अथवा ताप का ऊष्मागतिक पैमाना कहते हैं। माना किसी ताप पैमाने पर स्रोत व सिंक के ताप θ1 व θ2 है। यहाँ पे जो स्रोत का ताप है वो है θ1 और सिंक का ताप है θ2। θ1 ग्रेटर देन θ2 तथा एक उत्क्रमणी इंजन इन तापों के मध्य कार्य करता है। यदि वह इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है तथा सिंक को Q2 ऊष्मा देता है तो कार्नो के प्रमेय के अनुसार उसकी दक्षता है वो केवल θ1 और θ2 तापों पर निर्भर करती है। अर्थात हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कार्नो प्रमेय के अनुसार, जिसे हम लिख सकते हैं F θ1 माइनस θ2। यहाँ पर जो F है वो एक अज्ञात फलन है तो उपयुक्त समीकरण से यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस F θ1 इंटू θ2। इसे हम लिख सकते हैं F डैश θ1 θ2। इसको हम इक्वेशन
1 दे देते हैं। यहाँ पर एफ डैश है, वो एक अन्य अज्ञात, जहाँ एफ डैश एक अज्ञात, एक अन्य अज्ञात फलन है। अब माना कि एक उत्क्रमणी इंजन में, माना कि एक अन्य उत्क्रमणी इंजन ताप θ2 पर स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है तथा ताप θ3 पर सिंक को Q3 ऊष्मा देता है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि θ2 ग्रेटर देन θ3। तो समीकरण 1 से माना कि यहाँ पे एक अन्य उत्क्रमणी इंजन है, वो ताप θ2 पर स्रोत से Q2 ऊष्मा ले रहा है और ताप θ3 पर सिंक को Q3 ऊष्मा दे रहा है। तो यहाँ पे θ2 ग्रेटर देन θ3। अब इक्वेशन 1 से Q2 अपॉन Q3 इक्वल टू एफ डैश θ2 θ3, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2। इसी प्रकार उत्क्रमणी इंजन के लिए हम उत्क्रमणी इंजन के लेते हैं जो कि ताप θ1 पर स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है तथा ताप θ3 पर सिंक को Q3 ऊष्मा देता है। इसी प्रकार हम उत्क्रमणी इंजन के लिए जो कि ताप θ1 पर स्रोत से Q1 ऊष्मा लेगा और ताप θ3 पर सिंक को Q3 ऊष्मा देगा। तो यहाँ पे हम लेंगे Q1 अपॉन Q3 इक्वल टू एफ डैश θ1 और θ3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन Q3 और Q2 अपॉन Q3। इक्वेशन 1 से Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू इक्वेशन 3 से Q1 अपॉन Q3 और अपॉन में Q2 अपॉन Q3। अब समीकरण अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ पे हम Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो वैल्यू है वो होगा एफ θ1 और θ2 इक्वल टू
Q1 अपॉन Q3 की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा एफ डैश थीटा 1 थीटा 3 इक्वेशन 3 से। अब इक्वेशन 2 से Q2 अपॉन Q3 की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा एफ डैश थीटा 2 और थीटा 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। उपयुक्त समीकरण है बाई ओर थीटा 3 नहीं है, अतः फलन एफ डैश इस प्रकार का होना चाहिए कि दाई ओर भी थीटा 3 नहीं हो। यह तभी संभव है जबकि फलन एफ डैश का रूप निम्न हो। यहाँ पे बोल रहा है कि जब बाई ओर है वो थीटा 3 नहीं है तो एफ डैश है वो फलन एफ डैश है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि दाई ओर भी थीटा 3 नहीं हो, और यह तभी संभव है जब फलन एफ डैश का रूप निम्न हो, जो हम आगे देखते हैं, जिसे हम आगे लेंगे फलन एफ डैश थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू साई थीटा 1 अपॉन साई थीटा 2 और एफ डैश थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू हो जाएगी साई थीटा 2 अपॉन साई थीटा 3 तथा एफ डैश थीटा 1 और थीटा 3 की वैल्यू होगी साई थीटा 1 अपॉन साई थीटा 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देते हैं तीनों को, जहाँ पे हमारे पास एफ डैश थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू आ गई, एफ डैश थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू आ गई, एफ डैश थीटा 1 और थीटा 3 की वैल्यू आ गई। अब हम एफ डैश थीटा 1 और थीटा 3 पे एफ डैश थीटा 2 और थीटा 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम एफ डैश थीटा 1 और थीटा 3 की वैल्यू रखेंगे तो साई थीटा 1 अपॉन साई थीटा 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और एफ डैश थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू रखेंगे तो साई थीटा 2 अपॉन साई थीटा 3 आ जाएगा। साइन थीटा 3 और साइन थीटा 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साई थीटा 1 और साई थीटा 2, जिसे हम लिख सकते हैं एफ डैश थीटा 1 और थीटा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ साई है वो एक अन्य फलन है। इस प्रकार हम समीकरण एक और समीकरण 5 से लेते हैं तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू होगा साई थीटा 1 अपॉन साई थीटा 2, जो कि थीटा 1 है वो ग्रेटर देन है थीटा 2 से, अतः इसे हम लिख सकते हैं साई थीटा 1 ग्रेटर देन साई थीटा 2। अर्थात जैसे जैसे ताप थीटा बढ़ता है साई थीटा भी बढ़ता है, अतः ताप मापन के लिए फलन साई थीटा को प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि साई थीटा को टाउ द्वारा व्यक्त करें, यदि साई थीटा है उसको टाउ द्वारा व्यक्त करें तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू टाउ 1 अपॉन टाउ 2, जिसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, जहाँ
टाउ 1 और टाउ 2 क्रमशः ताप θ1 और θ2 के संगत केल्विन ताप है। अतः केल्विन के ऊष्मागति पैमाने के अनुसार जो ऊष्मागति के पैमाने पर नापे गए किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति उन तापों के बीच कार्यरत उत्क्रमणी इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा तथा दी गई ऊष्मा की निष्पत्ति के बराबर होती है, और यह जो निष्पत्ति है वो कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। समीकरण 7 से 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू लेंगे 1 माइनस टाउ 1 अपॉन टाउ 1। इसी को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू टाउ 1 माइनस टाउ 2 अपॉन टाउ 1, जहाँ पर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को लिखेंगे W अपॉन Q1 इक्वल टू टाउ माइनस टाउ 2 अपॉन टाउ 1। ये हो जाएगा समीकरण 8। तो अतः केल्विन के ऊष्मागतिक पैमाने पर किन्हीं भी दो तापों का जो अंतर है उन तापों के बीच कार्यरत उत्क्रमणी इंजन से प्राप्त कार्य के पदों में नापा जा सकता है।